हाँ, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम फिर एक नए वीडियो के साथ विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान दक्षिण सराय की तरफ से आपकी सहायता के लिए हाजिर हैं। जैसा कि आजकल हमारा ध्यान मुख्य रूप से फिजिक्स पर चल रहा है और इसका 10th क्लास में जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित, उसमें हमने पिछले वीडियो में परावर्तन के बारे में समझाया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल कितनी है, पारदर्शी और अपारदर्शी इत्यादि। आज देखना है परावर्तन के नियम। तो उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ए बी एक परावर्तक सतह है। अभी हम दर्पण पर नहीं गए हैं, इसीलिए इसके एक पृष्ठ को रचित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परावर्तन का नियम तो हर एक सतह पर लागू होता है। फर्क यही है कि हर एक परावर्तक सतह 100% परावर्तन का काम नहीं करती है, वो काम मिरर करता है। तो यह एक परावर्तक सतह है, तो इस पर यदि प्रकाश डाला जाए तो कुछ भाग अवशोषित करेगा और कुछ भाग प्रकाश का परावर्तित करेगा। तो परावर्तन का नियम यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो मान लीजिए एक प्रकाश किरण हम इस सतह पर आपतित करा रहे हैं, इसे आपतित किरण कहेंगे। आपतित जो आ रही है, गिर रही है किसी सतह पर, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे। आपतित किरण जिस बिंदु पर इसने इस सतह को टच किया, इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब इस बिंदु पर हम एक अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा की कल्पना करते हैं, जिसे हम अभिलंब कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसे हम आई से सूचित करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस पहला लेटर आई हुआ, तो उसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। यह प्रकाश की किरण जो यहाँ पर आके इस सतह से टकराई, तो इस तरह से ये पुनः उसी तल में लौट गई, परावर्तित हो गई। तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ जो कोण बना अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, इसको हम आर से सूचित करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, री आर, इसलिए इसको आर से डिनोट करेंगे। यह नियम हर एक सतह के साथ लागू होता है। शर्त यह है कि परावर्तन नियमित हो, जो पिछले वीडियो में हम लोग नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में देखे थे। तो यहाँ आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, इतनी सारी बातें हम लोगों के सामने इस किरण आरेख के द्वारा स्पष्ट हो रही है। अब यहाँ पर आता है परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ये आप सप्तम वर्ग से ही जानते होंगे। 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बार बार पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं और आपतन कोण सदैव किस कोण के बराबर होता है। जब आपकी और जानकारी बढ़ेगी, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, क्या क्या, तो उसमें आपको बरगलाने के लिए ऑप्शन में 2-4 नया नाम दे देगा। लेकिन आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तन कोण के बराबर क्यों नहीं होता है, तो ये हम लोग जब अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस प्रिज्म में प्रवेश करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि यह एक चिकना सतह है, समतल सतह है। वहाँ हम चर्चा किए थे कि इसको अभी हम दर्पण नहीं मान रहे हैं, फिर भी परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। तो अब सवाल उठता है, जैसे दर्पण है, मिरर,
इसके दोनों छोर को हम m डैश से सूचित कर लेते हैं। और अगर इसमें कुछ नया काम नहीं किया जाए तो फिर अंतर कैसे स्पष्ट होगा कि वो कैसा सतह है और ये कैसा सतह है। तो हम इसके एक सतह को रजतित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि यह इस सतह और इस सतह के द्वारा किए जाने वाले परावर्तन में बहुत बड़ा फर्क होता है। यह सतह कुछ भाग अवशोषित करता है और कुछ भाग परावर्तित करता है। यहाँ क्या हो गया, रजतित करने के बाद संपूर्ण परावर्तन करता है, थोड़ा भी चोरी करके नहीं रखता है, अवशोषण नहीं करता है। तो आ गया दर्पण। यहाँ पर मैं केवल बोले थे चिकनी सतह, क्योंकि कुछ चुरा लेता है और कुछ लौटा देता है, ये कुछ नहीं चुराता। यानी ऐसा समतल सतह जो प्रकाश का पूर्ण एवं नियमित परावर्तन करे उसे दर्पण कहते हैं। यही फर्क है साधारण सतह में और दर्पण के सतह में। आज मान लीजिए इस बोर्ड के सामने हम लोग खड़े हैं, लेकिन इस बोर्ड में हमें अपना चेहरा नहीं दिखता है। आईना के सामने जब खड़े होते हैं तो उसमें हमें अपना चेहरा दिखता है। आखिर कारण क्या है? यही कारण है पूर्ण एवं नियमित। हाँ, ये नियमित कर सकता है लेकिन पूर्ण नहीं, और ये पूर्ण भी और नियमित भी। यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन होगा। ये अभिलंब मान लेते हैं, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। बाकी नियम ठीक उसी के जैसा। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग परावर्तन के बारे में जाने, परावर्तन के नियम के बारे में जाने, दर्पण की परिभाषा जाने। प्रकाश का पूर्ण एवं नियमित परावर्तन करे। नियमित और नियमित पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट करके बताया जा चुका है। अब हम अपने सिलेबस के अनुसार चलें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमारे घर का एक हिस्सा है। प्रत्येक दिन हम लोग इससे रूबरू होते हैं। परिभाषा, यही परिभाषा यहाँ पर अच्छी तरह से लागू की जा सकती है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, रफ नहीं हो, बिल्कुल प्लेन हो, इसीलिए इसे प्लेन मिरर भी कहा जाता है। प्लेन, समतल, समतल दर्पण जो हमारे घर का एक हिस्सा है। गोलीय दर्पण तीन प्रकार का होता है। अवतल, उत्तल, परवलयिक। अवतल, उत्तल, परवलयिक। तो हमें अपने सिलेबस में परवलयिक के बारे में नहीं पढ़ना है, खास करके ध्यान रखना है अवतल और उत्तल पर। आइए अवतल और उत्तल के बारे में और कुछ जाने। मान लीजिए हम एक गोला ले लेते हैं जो अंदर से खोखला है और ये शीशे का बना हुआ है। फुटबॉल, शीशा का फुटबॉल ले लीजिए। अभी ये पारदर्शी है, शीशा पारदर्शी होता है। अब हम इसे बीच से काट लें तो क्या होगा, ये दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। एक भाग को आप अंदर से रजतित कर दीजिए। जो काम प्लेन मिरर में किया जाता है वही यहाँ पर कीजिए। और एक भाग को बाहर से रजतित कर दीजिए। अब गौर से देखिए, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो गया। क्योंकि अगर इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना होगा तो हम किधर खड़े होंगे या उस वस्तु को रखेंगे। तो हमारा चेहरा परावर्तक सतह के सामने अगर आ रहा है तो परावर्तक सतह अंदर से बाहर की ओर उभरा हुआ है, यानी इसका परावर्तक तल उठा हुआ है।
इसीलिए उत्जोर तल, इसका नाम हो गया उत्तल। अब इधर आइए, इसका परावर्तक सतह इधर है, क्योंकि इधर तो हम रचित किए हुए हैं, इधर खड़ा होकर क्या मिलने वाला है, इधर खड़ा होना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी यहाँ का परावर्तक सतह उभरा हुआ है और धंसे हुए भाग पर रचित किया गया है। यहाँ ठीक उल्टा, उभरे हुए भाग पर रचित किया गया है और अंदर का भाग परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इस तरह हम इसे अलग अलग नाम देते हैं, उत्तल, अवतल। अंग्रेजी जानिए, कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स मिरर। इसका आकृति देखकर हम एक और नाम देते हैं, उन्नतोदर। ये नया सिलेबस के बुक में नहीं मिलता है। और इसका नतोदर, उन्नत जोर उदर, उदर माने पेट, इसका पेट उभरा हुआ है, और नत उदर, पेट इसका धंसा हुआ है। ये आकृति देख के भी एक नाम दिया जा सकता है। उन्नतोदर हो सकता है कभी कोई आपसे पूछ दे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उत्तल और कन्वेक्स से ज्यादा आपको आदत पड़ी हुई हो सकती है, तो जवाब ये दे सकते हैं। इसलिए इन शब्दों से भी हमें भेंट कर लेनी है। इसका एक नाम और है, अपसारी। अब ये नाम क्यों है, तो बाद में जब इसके गुण का अध्ययन करेंगे तब। एक नाम है आकृति देखकर और एक नाम है गुण देखकर। तो अभी हम लोग इसके गुण के बारे में तो नहीं पढ़े हैं, फिर भी इसका आगे चल के ये स्पष्ट हमें करना होगा। आपके सामने इसको हम बताएंगे कि इसका नाम अपसारी क्यों रखा गया और इसका अभिसारी नाम, इसके लिए कुछ आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं, उसमें गोलीय का ये 3 भाग है। एक और होता है परवलयिक दर्पण। इस तरह का परवलय, जो परवलय की पढ़ाई 10th क्लास में, ये इंटर में होती है, इसलिए अभी इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अभी हम अवतल उत्तल पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे। तो दर्पण हमारा खास करके पूछा जाएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे 3 प्रकार के। लेकिन वैसे अगर हम सामान्य बोलचाल में 2 प्रकार भी बोल दें, अवतल और उत्तल, तो अपने सिलेबस के आधार पर कहीं से जवाब हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन यही इंटर में पढ़ने वाला विद्यार्थी 2 प्रकार से बोल दे तो थोड़ा उसके मेरिट पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जैसे 9th क्लास के छात्र को पूछा जाए कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो बोलेगा 2, बिल्कुल सही बोलेगा। लेकिन 10th क्लास के छात्र को अगर पूछा जाए कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, वो केवल 2 बोले, तो वहां पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसको जानकारी थोड़ा कम है। वहां उसको बोलना पड़ेगा +-2। इसका मतलब वह इससे परिचित अपने सिलेबस में हुआ है। यही बात है, अगर हम 10th में है तो अवतल उत्तल बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटर वाला अवतल उत्तल बोल के रह जाए तो थोड़ा वहां पर शक आ सकता है कि शायद ये दर्पण के बारे में ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। तो आइए, हमें आगे की नहीं सोच लेनी है, अपने सिलेबस तक सीमित रहना है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। यहाँ पर फिगर अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो बिना कुछ रटे आप अवतल और उत्तल की परिभाषा दे सकते हैं। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे के क्लास में कुछ इससे और जुड़ी हुई बातें, वक्रता केंद्र या जो कुछ है, फोकस, द्वारक इत्यादि के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। अगर पढ़ाई जच रही हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।